शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो एक कुशल लेखक एवं साहित्यकार भी हैं और आपने कई रचनाएं भी लिखी हैं। साथ ही समाज के उत्थान के लिए अनेकोनेक कार्य भी किए हैं। चंद पंक्तियां आप ही के कलम द्वारा लिखी गई हैं, वे हमारे लिए असली मायने में प्रेरणा स्रोत है। माननीय मंत्री जी, तूफान आने पर भी बुझे ना, तुम्हें तो दिया आज ऐसा जलाना। तूफान आने पर भी बुझे ना, तुम्हें तो दिया आज ऐसा जलाना। संकल्प लेकर बढ़ो तो सही, कोई मुश्किल नहीं स्वर्ग धरती पर आना। माननीय मंत्री जी, आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि ये वैश्विक स्तर का कार्यक्रम, वर्चुअल प्रोग्राम इस समय जो चट्टानों से न टकराए वो कब झरना बनता है। उलझते टकराते इन राहों में ये झरना हर पल छनता है। दुस्सह थपेड़ों को सहकर बाधाएं पार जो करता है, वही जीवन के अभिनव पथ पर लक्ष्य शिखर को पाता है। कठिन डगर की आग में तपकर कर्म हथौड़ों से सधता है। दिन रात कसौटी पर हो खरा, वो स्वर्ण समान ही बनता है। रमेश पोखरियाल निशंक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गलगोटियाज स्वागत करते हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का। उन केंद्रीय मंत्री बनने से पूर्व रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं अटल आदर्श ग्राम योजना। 16 गांव के मध्य रखते इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अनेक गांवों का जीर्णोद्धार हुआ। इनमें डाक खाना, बैंक, मंडी आदि जैसी अनेक सुविधाओं का सृजन किया गया। ग्रामीण लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। कुंभ मेला आयोजन। वर्ष 2010 में आयोजित कुंभ मेले का सफल आयोजन हुआ, जहां 8 करोड़ लोगों ने एक ही दिन में सफलतापूर्वक कुंभ स्नान किया, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की बात उठाई गई। 108 एम्बुलेंस योजना, जहां भगवान करे तुझे लेने 108 आए। सार्वजनिक जीवन में ऐसी कहावत के लिए प्रसिद्ध प्राथमिक उपचार को साथ लिए चलती इस आपातकालीन एम्बुलेंस की व्यवस्था उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के निवासियों के लिए बहुत बड़ी जीवन दायिनी वरदान के रूप में सामने आई। खुशियों की सवारी। प्रसव के बाद जननी और शिशु को निशुल्क उनके निवास तक सुरक्षित पहुंचाने के लक्ष्य से शुरू हुई इस योजना को निकटतम गांव के निर्धन परिवारों के लिए वरदान स्वरूप माना गया। आयुष ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्य के प्रत्येक जिले में एक आयुष आयुर्वेद चिकित्सक केंद्र स्थापित किया गया और ये योजना आज भी प्रदेशों में चल रही है। और वर्तमान में बतौर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार असाधारण उपलब्धि है भारत देश की नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 को 34 सालों के बाद नई शिक्षा प्रणाली घोषित की गई। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा गया है, जो पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीदें और सुनहरे भविष्य की नींव रखेगी। और इन सभी उपलब्धियों के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन कि उत्तराखंड के लिए आपने इतने योगदान दिए और भारत की शिक्षा नीति में एक नया क्रांतिकारी बदलाव संभव कर दिखाया। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन सभी कार्यों में हम सभी का सहयोग आपके साथ है। निशंक जी बतौर एक शिक्षाविद और लेखक अब तक 75 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। यही नहीं, साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुरोध है
कि कृपया अपनी ओजस्वी वाणी से इस विशेष समारोह में पधारे सभी देवियों और सज्जनों को संबोधित कर हम सबको अनुग्रहित करें। जो स्पष्ट बताती है कि श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है और तीनों को मिला दें तो व्यक्ति को हर जगह ये सम्मान देती है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे हम सब आपको बेसब्री और से सुनने के लिए उत्सुक हैं और अब आप अपने उच्च विचारों से हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री। आप सभी को मेरा अभिवादन है। गलगोटिया विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में जो नई शिक्षा नीति को लेकर के 2 दिन तक लगातार चलने वाला है, इस पे उपस्थित सभी अतिथिगण का, सभी इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों का और जो देश और दुनिया से जुड़े सभी छात्र छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं, उनका मैं स्वागत कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि नए शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से स्वयं पहल की है और फिर एक संकल्प के साथ आज इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं विश्वविद्यालय के यशस्वी हमारे अनुदान आयोग के अध्यक्ष न केवल कुलपति रहे हैं बल्कि विभिन्न दायित्वों से होकर के और आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे अभी जिनका मार्गदर्शन भी मिला, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ICT के चेयरमैन हैं। हमारे के अग्रवाल साहब अध्यक्ष राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बोर्ड, जो विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। राम गोपाल राव जी निदेशक हैं IIT दिल्ली के और उनके मार्गदर्शन में भी बहुत काम हो रहे हैं। अनिल कुमार नासा हैं सचिव पाठ्यक्रम बोर्ड के। मैं देख रहा था कि प्रोफेसर विनय पाठक, डॉक्टर देवी सिंह जी और डॉक्टर अश्वनी जो QS रैंकिंग वाले हैं, वो सभी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे देश और दुनिया के शिक्षाविद इस महत्वपूर्ण सेमिनार से जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इस गलगोटिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुनील गलगोटिया जी और उनके साथ उनके मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी हैं ध्रुव गलगोटिया जी, जब पीछे के दिनों में आए थे और उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर शिक्षा नीति को उनके मन में विचार आया कि वो पहले से ही इस तरीके का मन रखते हैं और उसी मन से इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं। तो हमने विचार किया है कि हम ये संकल्प के साथ जाएंगे कि हाँ, ये विश्वविद्यालय जो 100% नई शिक्षा नीति को लागू करेगा देश के लिए, ऐसा उदाहरण बनने के लिए आगे आया और उसी का परिणाम ये सेमिनार में उसकी परिणति के रूप में हम सब एकत्रित हुए हैं। और इसलिए मैं विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति डॉक्टर प्रीति बजाज को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि जहाँ इन तीनों लोगों का, कुलाधिपति और CEO और कुलपति और आपके साथ की उस पूरी टीम को, जिन्होंने ये इच्छा प्रकट की और ये संकल्प को लिया और उस संकल्प के समाधान की दिशा में आज
वो शुरू कर दिया है। जो पीछे से वो काम कर रहे थे उसको ताकत के साथ आगे बढ़ाने के उनकी मंशा है। मैं बहुत शुभकामना देने के लिए आया हूँ आपके बीच में। तो जितने भी विद्युत जन हैं, आप सब, आपके पीछे केवल मैं सहयोगी के रूप में हूँ, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति को निश्चित रूप में आपने ही क्रियान्वित करना है। लेकिन मुझे खुशी है कि पूरा देश के शिक्षाविद, अभिभावक, छात्र और सभी लोग एक ऐसा मानस बना है इस बीच पूरे देश के अंदर कि लोगों को लगता है कि हाँ, अपनी नीति आ गई है। हाँ, अब भारत, जो भारत विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु भारत की जो जड़ें थी, जिन जड़ों को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश हुई, जिन जड़ों को जड़ से मिटाने की कोशिश हुई, वो फिर अपनी जमीन पर फिर पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे। और फिर एक बार मेरा वही भारत जो विश्व गुरु था, जिसके बारे में हमेशा से ये तद्देश प्रसुप्तस्य सखा सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, जिसको पूरी दुनिया से इसमें आकर के सीखती थी, ज्ञान लेती थी, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, जीवन मूल्य, क्या क्या नहीं सीखते थे यहाँ से। ये विश्व में लीडरशिप दी है मेरे देश ने। और आज हमको इस बात की खुशी है कि ऐसा वक्त आ गया अब, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर देश उसी ताकत के साथ बढ़ता जा रहा है, उसी विचार को और ताकत मिल रही है। और जो हमारा वो खोया हुआ, जो हमारा ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जो हम लोगों ने जहाँ पर छोड़ा था, हमने छोड़ा नहीं था बल्कि हमसे छुड़वाया गया था। जिस तरीके से देश की गुलामी की जंजीरों ने उन सब चीज को हमसे दूर रखने के जो प्रयास हुए थे, वो अब देश स्वाधीन हो गया। और जब कि हमको मालूम है कि हमारी जड़ें गहरी हैं, हम उनमें ताकत है, उसमें मानवता है, उसमें सहिष्णुता है, उसमें सौम्यता है, उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान है, उसमें अनुसंधान है, उसमें जीवन मूल्य है, उसमें हर चीज समाई हुई है। क्योंकि हमारा जो जीवन दर्शन है वो ये कहता है कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है। और मैं ये समझता हूँ देश कोई भी हो, लेकिन मनुष्य तो सब जगह एक ही है। और इसलिए वो जो मनुष्य है उसकी सुंदरता के लिए, उसकी सुख शांति और समृद्धि के लिए, उसके उज्जवल जीवन और भविष्य के लिए जो हमारा विजन था, जो हमारा मिशन था, वो फिर हम ताकत के साथ बढ़ाएंगे, उठाएंगे। और जैसे कि अभी सुनील जी चर्चा कर रहे थे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, और कोई तो कमी नहीं थी इस देश में जहाँ वो विश्व गुरु कहलाता था। उसी दृष्टि से वो इतना समझ और सक्षम था कि सोने की चिड़िया भी हिंदुस्तान को कहते थे। मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीजें, इधर सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया बनाने के लिए मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है। और जो विश्व गुरु भारत है, उस विश्व गुरु भारत के लिए फिर नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, जो भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। और ये जो नई शिक्षा नीति जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, इसी नई शिक्षा नीति जो बहुआयामी, बहुव्यापक परिवर्तनों के साथ, नए आयाम के साथ, जो भारत केंद्रित होगी और 3 वर्ष के बच्चे से शुरू होगी और जो मातृभाषा पर खड़ी होगी, वो शिक्षा नीति जो स्कूली शिक्षा में आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, जो 5+3+3+4 की उस संरचना के तहत जो व्यक्तित्व का विकास करेगी, पूरी क्षमताओं का को बाहर निकालेगी, जो एक विजन के साथ मिशन में तब्दील कर उसको एक नया आयाम प्रदान करेगी, उसके लिए ये नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। जब हम मातृभाषा की बात करते हैं
तो यूनेस्को से सभी दुनिया के वैज्ञानिकों का ये कहना रहा है हमेशा कि जो अभिव्यक्ति जो बच्चा अपनी भाषा में कर सकता है, वो दूसरी थूपी हुई सीखी हुई भाषा में नहीं कर सकता। तो उसकी जो पूरी अंदर की ऊर्जा है, उसकी क्षमता है, उसका जो विजन है, उसका विचार पूरी तरीके से प्रकट अपनी भाषा में हो सकता है। हम उस अवसर को खोने नहीं देना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए यूनेस्को ने भी बार बार इस बात की चिंता की कि नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। और फिर हमारा तो देश विविधताओं से युक्त है। हमारे देश के संविधान ने हमको तमाम भाषाएं दी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, सारी ऐसी भाषाएं दी हैं जो बहुत खूबसूरत है। 22 भारतीय भाषाओं को और सशक्त करने की जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि वो केवल भाषा नहीं है, उसमें आचार है, व्यवहार है, परंपराएं हैं, उसमें वो चीज है जो देश को विविधता में एकता का प्रकटीकरण करता है। और इसलिए पीछे के दिनों में भी हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान लिया था, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की भाषा को, संस्कृति को, खान पान को, रहन सहन को, विचारों को, उसके जीवन मूल्यों को आदान प्रदान करे, एक दूसरे से सीखे। ये तमाम विविधताओं का देश होता है, लेकिन अनेकता में एकता विशेषता हमारी है। और इसको सारी दुनिया में न्यारी भी है और दुनिया में ये प्यारी भी है, और कहीं नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा जो विचार था, वो बड़ा विचार, उसको हम ताकत के साथ हम अपने बनाए, क्योंकि हम पूरी दुनिया में अपने ढंग का विचार रहा है। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत सामुदारी चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला, परिवार मानने वाला ये विचार केवल मेरे हिंदुस्तान का हो सकता है। और न केवल विचार, बल्कि उस परिवार का जो विश्व का सारा परिवार, जिसको हम माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्या का है, कि ये जो धरती है ये माँ है, इस माँ के हम पुत्र पुत्रियां हैं। ये जो हमारा माँ का रिश्ता है धरती से, वो हमको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और इसीलिए हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नहीं, धरती पर जब तक एक भी प्राणी दुखी रहेगा, तब तक मैं सुख का एहसास कैसे कर सकता हूँ। का मतलब तेन त्यक्तेन भुंजीता, बस उतना ही प्राप्त करो जितनी आपको जरूरत है, बाकी सबको बांटना है। क्योंकि आपने कहा कि सेना भवतु सेना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। नहीं, हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ पुरुषार्थ करेंगे। यदि कोई पीछे छूट रहा है तो उसको भी पकड़ करके अपने साथ ले जाएंगे। ये हमारा विचार। हमने केवल अपने लिए कभी विचार सोचा नहीं है, हम तो समग्रता में सोचते हैं। हमारा जीवन मूल्यों का भी बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रहा है, जो दुनिया अनुप्राणित होती है हमारे जीवन मूल्य से। आज भी पूरी दुनिया में गीता, पूरी दुनिया आज गीता को अपने साथ लेकर के जिंदा रहना चाहती है, जीवित रहना चाहती है, बढ़ना चाहती है, उसको समझना चाहती है। जो एक और वासांश से जीर्णानि यथा विहाय कहती है कि जो शरीर है, इससे ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मेरी गीता ने जोड़ा है। आत्मा तो अजर हमारा है, नैनम चिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यपो न शोषयमत मारुता। इसको तो कुछ कोई खत्म कर ही नहीं सकता, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वो आत्मा अच्छी रहनी चाहिए, पवित्र काम होना चाहिए, सबको साथ मिलके चलना चाहिए, उतना ही जितना आपको जरूरत है। आज दुनिया में क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई है, क्यों विद्वेषता की भावना है, क्या सार्वभौमिकता की भावना क्यों नहीं है? इसलिए कि जो विचार हमारा था, वो विचार कमजोर हुआ है। दुनिया को जो हम देते थे, वो हमारी धरती पर भी थोड़ा सा कमजोर हुआ देश की गुलामी के कारण। लेकिन हाँ, हमारी जड़ें खत्म नहीं हुई, हम वहां पर खड़े हैं। हम तेजी से बढ़ेंगे, दौड़ेंगे, हम उस आसमां को छुएंगे जिस आसमां की जरूरत पूरी दुनिया के लोगों को है, प्राणी मात्र को है। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति है, ये भारत केंद्रित है, ये भारत केंद्रित है, लेकिन ये ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार से युक्त है। ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल है, इंटरएक्टिव भी है, ये इनोवेटिव भी है, इंक्लूसिव भी है।
और यदि आधारशिला देखेंगे इसकी, तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस के आधारशिला पर ये जवाबदेही भी को सुनिश्चित करती है, तो ये वहनीयता से भी युक्त है। ऐसी सुंदर ये जो नई शिक्षा नीति आई है, वो निश्चित रूप में, नीतियां तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन और ये खूबसूरत नीति है जिसको देश में नहीं पूरी दुनिया में जिसकी इस समय बहुत प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि लालायित हैं दुनिया के लोग भारत की NEP 2020 को अपने देश में भी लागू करने के लिए। और अभी आपने देखा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने कहा है कि जो ये नई शिक्षा नीति भारत की आई है, ये बहुत व्यापक परिवर्तन के साथ आई है और ये बहुत बड़े रिफॉर्म के रूप में आई है, बड़े परिवर्तन के रूप में आई है, दुनिया के लिए है। आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत अच्छी मेल भेज करके ये भी कहा है कि हाँ, हम भारत के आभारी हैं, दुनिया आभारी है जिसने गणित और बीजगणित को दुनिया को दिया है। तो केवल हमने गणित और बीजगणित को नहीं दिया, यदि आप पीछे से देखें, क्योंकि हमारी पीढ़ी को उस पीछे से काट दिया गया, हमको उस चीज का दर्शन नहीं कराया गया, उसको शोध और अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रवेश नहीं दिया गया। अन्यथा ऋषि कणाद अणु और परमाणु का परीक्षण और विश्लेषण करने का जो उनका अपना रास्ता था, वो कौन उसको नकार सकता है ऋषि कणाद को। आखिर उस पर शोध और अनुसंधान के साथ हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए था। आयुषो वेदा, आयुर्वेदा जो आयु का विज्ञान है, वो आयुर्वेद पंचम वेद के रूप में जिसको कहते हैं, उच्चरक ऋषि की संहिता आज भी तो हमारे पास है। आज भी पूरी दुनिया उस आयुर्वेद के पीछे खड़ी है। रसायन शास्त्री नागार्जुन को कौन नकार सकता है? ये गणितज्ञ रामानुज जी को कौन नकार सकता है? ये आर्यभट्ट को कौन नकार सकता है? भास्कराचार्य जैसे व्यक्तित्व को कौन दुनिया में नकार सकता है? और इसलिए हम पीछे नहीं, ये सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक भी तो मेरे देश में पैदा हुआ है। और इसलिए जितने भी लोगों को बौधायन से लेकर के बारहमीर से लेकर के, यदि मैं उसकी श्रृंखला को यहाँ पर कहूँ, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आज दुनिया को जरूरत है, दुनिया को उनकी जरूरत है। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, ये हम उसको भी लेकर के जाएंगे जिसको हम दुनिया को दे सकते हैं, नए प्रवेश के साथ दुनिया को दे सकते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, और चाहे वो नीति के क्षेत्र में हो, विदुर नीति हो, चाणक्य नीति हो, चाहे वो हमारे अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, भाषा वैज्ञानिक, मैं ये समझता हूँ कि पाणिनि से बड़ा भाषा वैज्ञानिक कौन है? करें तो अध्ययन, बढ़ाएं तो आगे उस अभियान को। और यदि देखेंगे तो योग, ये जो पतंजलि है, पतंजलि का योग सूत्र है, इसने तो पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विश्व के सबसे बड़े फलक पर कहते हैं कि हाँ, ये मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है, मेरे भारत का विचार है कि इस मनुष्य की इसको स्वस्थ रहना चाहिए, इसकी खुशी में हम क्या कर सकते हैं, क्या योग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दुनिया ने स्वीकारा, और शायद दुनिया का पहला उदाहरण है कि जब इतने कम समय में 197 देशों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, बल्कि आज विश्व में 21 जून को पूरे विश्व योग दिवस मनाता है। अपने स्वास्थ्य की चिंता की दृष्टि से उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए चाहे वास्तुकला हो, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, और चाहे वो ज्योतिष विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो, किसी भी क्षेत्र में तो मेरे हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहा है, आज जरूरत है। और इसीलिए अनुसंधान के साथ और बिल्कुल नवाचार के साथ इस शिक्षा नीति को उसको जोड़ करके चल रहे हैं। हम क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं। हम वो भी न केवल अंक का ज्ञान हो और केवल शब्द का ज्ञान हो, बल्कि उसके हाथों की मजबूती हो, उसका जो कौशल है वो भी विकसित हो। तो इसलिए उसको इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं, कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं। और उसके तीन चीजें होंगी, जो पहले अलग अलग था वो एक साथ जुड़ेगा। उसका अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान प्लस
उसका वोकेशनल एजुकेशन, वो भी इंटर्नशिप के साथ। बाहर देखेगा, केवल किताबों में नहीं पढ़ेगा, जाएगा, करेगा, देखेगा। और उसके अलावा जो खेल कूद है, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम में तमाम उसकी जीवन की जो गतिविधियां हैं, और उसका भी स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया का पहला देश होगा हिंदुस्तान जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला रहा है। और उसी भावना के साथ, उसी मिशन के साथ ला रहा है कि ये जो बच्चा है, ये केवल एक अच्छा नागरिक नहीं बनना चाहिए, ये विद्यार्थी इस देश का केवल अच्छा नागरिक ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि उससे भी ऊपर उठ करके मानव ही नहीं, भविष्य मानव बनना चाहिए। क्योंकि भविष्य की लीडरशिप चाहिए, उतने ही बड़ा विजन चाहिए, उतना ही बड़ा मिशन चाहिए, और हर क्षेत्र में चाहिए। और इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से ये शिक्षा नीति जिस तरीके से उसका 360 डिग्री मूल्यांकन करने का भी तरीका टोटली बदल गया। अब उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रोग्रेस कार्ड देंगे कि प्रोग्रेस क्या हो रही है। उस प्रोग्रेस कार्ड में भावनाएं किसकी समाहित होगी? छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करेगा, उसको लगेगा स्वयं, जब आदमी स्वयं का मूल्यांकन करता है तो उसको पता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है, वो कहाँ कमजोर है, कहाँ किस क्या ठीक करना है। दूसरा 50 बार बोलेगा, वो सुनी के अनसुनी कई बार कर देगा, लेकिन जिस दिन वो अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देगा, वो अपने अंदर की कमजोरियों को ताकत के साथ दूर करेगा, तो स्वयं भी मूल्यांकन करेगा। और स्वयं मूल्यांकन के साथ साथ उसका अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा, कई बिंदुओं पर अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा कि क्या है उसका बच्चा, किधर जा रहा है उसका बच्चा, क्या क्या वो चाहते हैं, और वो उनके जो चाहने पर कहाँ कमजोर है, और ईमानदारी से उसका मूल्यांकन करेंगे। अभिभावक भी मूल्यांकन करेगा तो अध्यापक भी मूल्यांकन करेंगे, और इतना ही नहीं तो उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। जब साथ साथ चलते हैं तो एक दूसरे को साथ लेकर के बढ़ने की चुनौती भी रहती है, साथ में चलने की आनंद भी रहता है, अपनी बात को अपने साथी से अभिव्यक्ति का माध्यम भी रहता है, आपस में बांटने की भी बात होती है। तो वो उसको मालूम रहेगा जिस दिन कि उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा, तो एक संबंध न केवल अच्छा स्थापित रखेगा, बल्कि वो जो उसका नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, उसको भी वो चाहेगा कि हाँ वो अपने साथी को बांटे, ताकि उसका साथी उसका मूल्यांकन करे। तो जब वो बांटता है, जब हम संवाद करते हैं एक दूसरे से, और अंदर आए जो ज्ञान, जो भी हमारा नॉलेज है, जो हम सीखते हैं, जब हम दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो बढ़ता है, तो उसमें आत्मविश्वास होता है। और आदमी, आपने देखा होगा, जब कहता है तो उसको मालूम है कि क्या कहा था और उसमें कमी क्या थी, वो आगे और अच्छा क्या हो सकता है। तो मूल्यांकन का भी अद्भुत तरीका रहेगा इस नई शिक्षा नीति में। और विषयों को तो पूरा मैदान खाली छोड़ा हुआ है, कोई भी विषय लो, और किसी भी विषय के साथ कोई भी विषय ले सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है विषयों को लेने का, तो पूरा मैदान खाली है। और जब चाहे आइए, जब चाहे जाइए। यदि आपको परिस्थितियां ऐसी बन रही कि एक साल में आप छोड़ रहे हैं, या आपको वो विषय ठीक नहीं लग रहा है, और एक साल तो आपने कर दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चला सकता, इसको संभव नहीं है, तो वो आपका एक साल खराब नहीं होगा। उस एक साल में भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और 2 साल में भी यदि छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा। कई बार परिस्थितियां होती हैं कि 2 साल में छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, कभी अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तो हताश और निराश होने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 साल में भी आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन यदि आप 2 साल बाद भी लौट करके आ रहे हैं तो आप वहीं से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैंक है, जो क्रेडिट बैंक होगा, एकेडमिक बैंक होगा आपका, उसकी चाबी भी आपके पास रहेगी कि जहाँ आपने छोड़ा था आपको पता है, और उसके बाद वहीं से आप आगे शुरू कर सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। कितना अच्छा है। और मुझे तो अच्छा लगा जब ध्रुव ने अपने विश्वविद्यालय की 12 संकल्पों को बताया, तो मैं बहुत आनंदित हूँ। मुझे भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय जिसने ये तय किया है कि नहीं, वो इस नई शिक्षा नीति को 100% लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बने,
क्या देश के अंदर सारे आप जैसे लोग जब खड़े हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत मेरे देश को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। संकल्प के साथ जब आगे आएंगे, अब देखिए शोध और अनुसंधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज भी हम शोध और अनुसंधान की दिशा में पीछे हैं। ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन साहब यहाँ पर हैं, हमारे AICTE के चेयरमैन यहाँ पर हैं। हम इस पार के तहत दुनिया के 128 से भी अधिक देशों के साथ, शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के तहत कर रहे हैं, स्टार्स के तहत कर रहे हैं, हम इम्प्रिंट के तहत कर रहे हैं, हम इम्प्रेस के तहत कर रहे हैं। और अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जय अनुसंधान। आपको याद होगा कि जब इस देश पर बाहरी संकट था, एक बार जब देश घिरा हुआ था और आंतरिक संकट खाद्यान्न का था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे और उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। हम दोनों संकटों का हमने अच्छे से मुकाबला किया था। हमारे देश के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो आपको तब भी मालूम है कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप विज्ञान की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और वो पूरे संकल्प के साथ उन्होंने न केवल बोला बल्कि किया, और परमाणु परीक्षण जैसी चीज़ों को करके पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान ताकतवर है। हाँ, हम किसी को छेड़ने के लिए नहीं, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इस पूरे परिवार की रक्षा की दिशा में हमको हमेशा सक्षम रहना है। और आपको मालूम होगा कि ऐसे क्षण भी थे जब दुनिया ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। दुनिया के कुछ देश तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे हिंदुस्तान इस दिशा में भी मजबूत हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये इच्छा शक्ति थी कि वो पीछे नहीं हटे, न झुके न रुके, बल्कि उन्होंने ताकत के साथ कहा कि मेरा देश पूरे एक साथ खड़ा है और विज्ञान की दिशा में आगे बढ़े। पूरी दुनिया ने देखा, तीसरी महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ देश देखा दुनिया ने। आत्म विश्वास से युक्त, लबालब युक्त भारत को पूरी दुनिया ने देखा। और अब जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक कदम और आगे जाकर के कहा कि अब अनुसंधान की जरूरत है, जो अनुसंधान। क्योंकि जब जब मैं यहाँ पर अश्वनी हमारे साथ जुड़े हैं जो क्यूएस रैंकिंग के दक्षिण एशिया के हेड हैं, इनके साथ भी जब मैं परामर्श करता हूँ और मैं देखता हूँ तो मुझे उस समय लगता है कि आखिर हमारे संस्थान बहुत शीर्ष संस्थान है, कहाँ कमी है। हम क्यूएस रैंकिंग में, टाइम्स रैंकिंग में श्रेष्ठ कहाँ पर कमी है। तो थोड़ा सा ये लगा कि कमी अभी शोध और अनुसंधान की दिशा में थोड़ा सा कमी रह गया, हम उसको भी बांटेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था, ये होड़ लगी थी। होड़ क्या लगी थी? होड़ लगी थी पैकेज की, कहाँ पैकेज मिलेगा, देश विदेश में जो अच्छा पैकेज उसके लिए होड़ थी। अब इस समय अब छात्र के मन में भी आएगा, मेरे प्रोफेसर्स के मन में आ गया, पूरे देश के मन में आ गया, युवाओं के मन में आ गया कि नहीं, अब हमारी दौड़ पेटेंट की होनी चाहिए। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति टैलेंट की खोज भी करेगा, उसका विकास भी करेगी और उसका विस्तार भी करेगी। और टैलेंट को उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट देगी, और टैलेंट प्लस कंटेंट बराबर पेटेंट को तैयार करेगी। और जिस दिन पेटेंट की होड़ लगेगी, ये देश तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 130 करोड़ लोगों का ये देश, जिसमें मैं बार बार ये कहता हूँ कि 1000 से अधिक जहाँ विश्वविद्यालय हों, 50,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हों, 15-16 लाख स्कूल हों, 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हों, और अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं उससे भी अधिक यहाँ की छात्र संख्या हो 33 करोड़। क्या नहीं कर सकता, और हमने किया भी है, हमने इसको दिखाया भी है। अभी कोरोना काल में जिस तरीके से दिया, हमारे शोध और अनुसंधान किया, राम गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको मैंने देखा। जब शुरू में भी जब ऐसी परिस्थिति आई, देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि ऐसे विषम स्थिति जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से गुजर रही,
थी, संकट से गुजर रही थी, देश भी अछूता नहीं था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, युवाओं को आप क्या कर सकते हो। तो ये छोटी बात नहीं कि जब लोग अपने घरों में सुरक्षा की दृष्टि से कैद रहे होंगे, ऐसे वक्त पर हमारे शोध छात्रों ने, हमारे प्राध्यापकों ने अपने प्रयोगशालाओं में एक एक चीज को करके किया। यदि मैं केवल इसी दिल्ली IIT का उदाहरण दूं तो जो टेस्टिंग किट है, मुझे याद है कि राम गोपाल जी ने जब उसकी शुरुआत कराई थी, मेरे हाथ से करवाई थी, और उसके बाद जब वो तैयार हो करके और उसको जो स्टार्टअप के साथ जुड़ा तो वो कम समय में और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला, कहाँ तो 3-3 दिन में रिपोर्ट नहीं आ रही थी, या 3-3 घंटे में रिपोर्ट आने वाली ऐसी तकनीकी ड्रोन बनाए, मास्क बनाए, वेंटिलेटर बनाए, टेस्टिंग किट बनाई और पूरी दुनिया को दिया। ये हमारी ताकत। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, अब अनुसंधान की जरूरत है, हमको बढ़ना है, पूरी दुनिया में छलांग मार करके शिखर पर पहुंचना है, हमको वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तक पहुंचना है। और इसलिए अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जा रहा है। 50,000, आपने देखा, मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने 50,000 करोड़ का प्रावधान उसके अंदर किया है। और प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में जो शोध और अनुसंधान की जो संस्कृति आगे बढ़ेगी, वो नए अभिनव प्रयोगों के द्वारा नई दिशाओं को तय करेगी। और फिर तकनीकी दृष्टि से भी अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कैसे तकनीकी का ज्ञान हो सकता है, और वो अंतिम छोर से उसकी तकनीकी से युक्त होकर के वो फिर कैसे करके ग्लोबल तक पहुंच सकता है। इसलिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। तो मैं ये समझता हूँ शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये मैं आग्रह ये कर रहा था कि जिस तरीके से इस विश्वविद्यालय ने ये पहल की है, मुझे ये भी खुशी है कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी शिक्षा मंत्रियों से, सभी शिक्षाविदों से मेरी लगातार बातचीत होती रही। और जब ये नई शिक्षा नीति भी लेकर के हम आए थे, तब भी दुनिया का शायद सबसे बड़ा नवाचार होगा कि 33 करोड़ छात्रों से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं के माता पिता से, शिक्षक से लेकर शिक्षाविद, वैज्ञानिकों से लेकर विशेषज्ञ, ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक और गांव से लेकर संसद तक, कोई भी तो क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं था जहां हमने परामर्श नहीं किया। और अभी भी इसके लागू करने में हम लगातार परामर्श कर रहे हैं। मैंने UGC के चेयरमैन साहब को और ICT के चेयरमैन को यह अनुरोध किया है कि कोई भी डिग्री कॉलेज, कोई भी विश्वविद्यालय अछूता न रहे जहां टास्क फोर्स न बन गई हो। इस बीच हम तेजी से सभी राज्यों की शिक्षा मंत्रियों से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि अधिकांश शिक्षा मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री गण ने अपने 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 राज्य में टास्क फोर्स बना दी हैं, कौन कौन से बिंदु पर राज्य को क्या क्या करना है और केंद्र सरकार को क्या करना है, उस दिशा में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ये बहुत सारे राज्यों ने भी कहा है कि हम पहला राज्य होंगे जो इस शिक्षा नीति को 100% क्रियान्वित करेंगे। और मुझे आज खुशी है कि आज ये जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय गलकोटिया विश्वविद्यालय, ये आज इसको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि नहीं, हम इस नई शिक्षा नीति को अपने यहाँ 100% क्रियान्वित करने वाला पहला विश्वविद्यालय होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो मैं तो आज आपको शुभकामना देने के लिए आया हूँ। मुझे भरोसा है कि ये जो नीति बनना और उसके क्रियान्वयन के बीच के जो ये महत्वपूर्ण कड़ी है, ये लीडरशिप जो आप सब बैठे हुए हैं, जो अध्यापक हैं, जो कुलपतिगण हैं, जो निदेशक गण हैं, ये जो लोग हैं, ये सारे लोग ये को नेतृत्व करने वाले लोग, आपके नेतृत्व में ये शिक्षा नीति अंतिम छोर तक जाएगी और देश में एक नया वातावरण पैदा होगा। पूरी दुनिया में अभी देख रहा था कि पीछे के दिनों
ब्रिटेन के पूर्व शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जुड़े थे। अभी वहाँ के विदेश मंत्री जी यहाँ आए तो उनसे मुलाकात होने का अवसर मिला, बहुत खुश हैं। अभी कुरसाओ के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमको ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी लगी। मॉरिशस ने कहा हमको बहुत अच्छी लगी। संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी ने तो बाकायदा संवाद स्थापित करके कहा कि हम कुछ इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सारी दुनिया में एक उत्साह और उमंग है इस नई शिक्षा नीति को लेकर, और हमको भरोसा है कि हिंदुस्तान के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, सशक्त होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, और जो उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप का जो एक हमको मार्ग दिखाया है, और उस मार्ग के आधारशिला ये जो नई NEP 2020 आई है, देश करवट ले रहा है। मुझे भरोसा है कि हम ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, अनुसंधान में भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं लगातार AICTE की सब गतिविधियों के साथ जुड़ता हूँ। मैं CBSE के बोर्ड के साथ, उन 2.5 करोड़ छात्रों के साथ भी लगातार जुड़ता हूँ। मैं UGC के चेयरमैन के साथ और इनके सारे 1000 विश्वविद्यालयों के साथ में लगातार जुड़ता हूँ। मैं उन 45-50 हज़ार डिग्री कॉलेजों के साथ भी निरंतर जुड़ता हूँ, चाहे वो युग्म हो, चाहे NIOS हो, चाहे NCERT हो, चाहे राज्यों के SCERT हो। हम लोग मिशन मोड में जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये कह करके, ये देख करके, ये सुन करके कि हाँ, इस समय देश का शिक्षा का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है, और मुझे भरोसा है देश ने देखा है ऐसे समय में जब विकासशील देशों ने अपने को इस कोरोना काल में पीछे धकेल दिया था, एक साल पीछे कर दिया था, हमने बच्चे का 1 साल बर्बाद नहीं होने दिया। समय पर हमने परीक्षा करवाई, समय पर रिजल्ट दिया, हमने JEE की परीक्षाएं करवाई। नीट दुनिया का कोरोना काल का सबसे बड़ी परीक्षा कराने में हम सफल रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन कोई सोचता भी नहीं था कि हिंदुस्तान के 33 करोड़ छात्र उनके घर ही स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे, और उस बच्चे के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। शैक्षणिक कैलेंडर लगातार जो है बदलते रहे, लगातार उसको सामग्री देते रहे, अध्यापक अभिभावक दोनों मिलकर के, और इधर बीच की कड़ी होकर के शिक्षा विभाग लगातार। ये पहली बात पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी कितने सुदृढ़ तरीके से खड़ी रही है, और आज भी हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ता से आगे बढ़ रही है। आपको भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस नई शिक्षा नीति को जिसको हमने लागू करना तेजी से शुरू कर दिया है, इसके बाद सुखद रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने होंगे। देश मजबूती से खड़ा होगा। वो जो विश्व गुरु जो हम सबके जीवा पर आ गया है, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत, ये दोनों इस तरीके से उभर करके आ रहे हैं। बच्चे के मन में भी ये दोनों चीजें हैं। मैं एक बार जो मुझसे जुड़े हैं उन सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूं, और मैं विशेष करके गलगोटिया जी, सुनील जी, मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बहुत मधुर व्यवहार, सरल, लेकिन उतना ही प्रखरता और उतनी ही आप में दृढ़ता और संकल्पशीलता है। ऐसे ही लोग परिवर्तन का कारण भी बनते हैं, और जो ध्रुव ने जिस तरीके से अभी जिन बातों को कहा है, मुझे भरोसा है कि आप इस आधार पर निश्चित रूप में इस विश्वविद्यालय को एक उदाहरण के रूप में सबके सामने रखेंगे कि हाँ, जब इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामना, और आप जो सभी लोग जुड़े हैं उनको मेरा अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के आसमान से धुंध अब हटने लगी है। अलग अलग गुणवत्ता सुधार की योजनाएं लेकर आए हैं हमारे माननीय मंत्री जी। ये सौगातें अब शिक्षा को महकाने लगी है। आपका मंत्र अशिक्षित को शिक्षित करो, अज्ञानी को दो ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान।
माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु जरूर बनेगा। विश्वविद्यालय की तरफ से मैं एक छोटा सा ई स्मृति चिन्ह आपके सम्मान में प्रस्तुत कर रही हूँ, कृपया उसे स्वीकार करें। विश्वविद्यालय की तरफ से